हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पवन कुमार विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइव प्रिपरेशन। और यहां पर हम आपके फिजिकलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक और बेहतरीन सीरीज लेकर हाजिर हो गए हैं। और आज की सीरीज नंबर 293, जी हाँ 293 नंबर सीरीज में हम आपको करवाने जा रहे हैं लाइव एथलेटिक्स के लिए। जी हाँ, एथलेटिक्स में जो NSNIS पटियाला से अभी डिप्लोमा कोचिंग कोर्स करना चाहते हैं वो, या फिर LNIPE ग्वालियर से एथलेटिक्स कोर्स करना चाहते हैं कोचिंग का, तो उनके लिए यहाँ पर जो एथलेटिक्स के क्वेश्चंस है वो मैं लेकर आ गया हूँ। जी हाँ, इसके अलावा भी आप किसी भी फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का अगर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और आप इनको देखने के बाद में प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे या नहीं थे, जिससे मुझे भी पता चले कि मैं जो आपको चैनल पर कंटेंट दे रहा हूं वो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। तो चलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए करवाते हैं आपको यहाँ पर एथलेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। और जी हाँ, और जहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत होगी वो भी मैं आपको साथ के साथ में देता चलूँगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, 1 लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एथलेटिक्स है क्या। तो एथलेटिक्स का मतलब है कि ऐसी आपकी प्रतियोगिताएं या फिर ऐसे कॉम्पिटिशन्स जिसके अंदर आपका रनिंग का है, थ्रोइंग का है, जंपिंग का है, और आपकी जो हर्डल की रेसेस हैं वो सभी शामिल होती हैं। और आपसे क्वेश्चंस ये भी पूछा जा सकता है कि एथलेटिक्स को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो एथलेटिक्स को दूसरा नाम दिया गया है ट्रैक एंड फील्ड। ठीक है, याद रखिएगा, ट्रैक एंड फील्ड मीन्स यहाँ पर आपकी ट्रैक और फील्ड इवेंट्स की स्पर्धाएं रहती हैं, कॉम्पिटिशन रहता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टैंडर्ड ट्रैक में कितनी लेन होती है। लेन याद रखिएगा, दौड़ने वाला। जी हाँ, जहाँ पर खिलाड़ी दौड़ता है, जिस पाथ के ऊपर खिलाड़ी दौड़ता है उसको लेन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि स्टैंडर्ड ट्रैक में कितनी लेन होती है। तो जो नॉर्मल आप ट्रैक बनाते हैं उस नॉर्मल ट्रैक अगर आप बना भी रहे हैं, ठीक है, या फिर आप मार्किंग कर रहे हैं ट्रैक की, तो कम से कम 8 लेन होनी चाहिए। या फिर अगर हम बात करते हैं कि जो ओलंपिक है या फिर इंटरनेशनल आपके इवेंट्स करवाए जाते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होती है, तो वहाँ पर जो ट्रैक रहेगा तो उसमें कितनी लेन रहेगी। तो कम से कम उसमें 8 लेन होनी चाहिए, और ज़्यादा आपकी 9 भी हो सकती है और 10 भी हो सकती है। ठीक है, तो 8 से 10 लेन आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टैंडर्ड ट्रैक कितने मीटर का होता है। देखिए भाई, स्टैंडर्ड ट्रैक जिस पर आपका कंपटीशन हो रहा है तो वो आपका रहेगा 400 मीटर का। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या जो ट्रैक है वो इंडोर रहेगा या फिर आउटडोर रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो इसके बारे में भी आप बता सकते हैं कि जो 400 मीटर का ट्रैक है वो आउटडोर रहता है। आउटडोर का मतलब है कि उसके ऊपर कोई भी रूफ नहीं होती, ऊपर से ओपन स्पेस रहेगा। अगर 200 मीटर का ट्रैक है तो ये इंडोर ट्रैक भी आजकल होते हैं और इनके अंदर भी आपके कंपटीशन करवाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रैक स्पर्धाएं कितने प्रकार की होती हैं और उनके नाम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, और यहाँ पर अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो ट्रैक स्पर्धाएं हैं मीन्स जो ट्रैक के इवेंट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 3 टाइप ऑफ इवेंट्स आर देयर। तो पहला है आपकी छोटी दूरी की दौड़ जिसको आप स्प्रिंट रेसेस भी कहते हैं। दूसरा है आपका मीडियम डिस्टेंस की दौड़े, ठीक है, जिसके अंदर आपकी अब से चलिए ये भी मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि इसके अंदर कौन कौन सी रेसेस आएंगी। ठीक है, और यहाँ पर है फिर तीसरा आपका कि लंबी दूरी मीन्स जो लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होती है। अब देखिए, जो ट्रैक पर ही खत्म होने वाले इवेंट हैं मीन्स जो ट्रैक से ही शुरू होते हैं और ट्रैक पे ही खत्म है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो आपका 400 आपकी अगर हम छोटी दूरी की दौड़े हैं इनकी बात करेंगे, ठीक है, फिर आपकी मिडिल डिस्टेंस रेसेज और लॉन्ग डिस्टेंस रेसेज है, इनमें कौन कौन सी आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी 100 मीटर है, इसके बाद में है 200 मीटर, ठीक है, और 400 मीटर, ये आपकी आती है स्प्रिंट रेसेज के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें फिर है मिडिल डिस्टेंस की, तो मिडिल डिस्टेंस के अंदर आती है आपकी 800 मीटर और यहाँ पर आती है आपकी 1500 मीटर। ठीक है, फिर हम लंबी दूरी की दौड़ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी 5000 मीटर और 10,000 मीटर की जो रेसेस हैं वो आपकी होती हैं लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस। इसके अलावा भी फिर आपकी क्रॉस कंट्री है, ठीक है, मैराथन है, हाफ मैराथन है, वो भी आपने जरूर सुनी होंगी। ठीक है, तो वो रोड रनिंग होती है। और क्रॉस कंट्री का मतलब है कि ऐसा फील्ड एरिया दिया जाता है जिसके अंदर आपको रनिंग होती है। ठीक है, क्रॉस कंट्री को जनरली हम ये ले लेते हैं कि वो आपको रोड पे ही दौड़ना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो क्रॉस कंट्री है वो आपकी फील्ड एरिया के अंदर
फील्ड एरिया मीन्स जहाँ से आपकी फील्ड होती है, फार्मिंग फील्ड्स होती है, उनके बीच में से एक ऐसा पाथ बनाया जाता है जिसके अंदर आपका मड भी आएगा, ठीक है, पानी भी बीच में रहेगा, ठीक है, मीन्स उसके अंदर ऐसी ऑब्स्टेकल्स तैयार की जाती हैं और उस पाथ पे आप 10 किलोमीटर दौड़ते हैं। क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल की अगर हम बात करें, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने जो क्रॉस कंट्री है उसकी भी जो डिस्टेंस है वो फिक्स कर दी है 10 किलोमीटर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि एथलेटिक्स किसे कहते, सॉरी एथलीट किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एथलीट देखिए कोई भी किसी भी खेल का खिलाड़ी हो उसको एथलीट ही कहा जाएगा, क्योंकि वहां पर एथलीट का मतलब ये हो जाएगा कि एथलीट उन सभी खिलाड़ियों को कहा जाता है जो किसी भी एथलेटिक्स इवेंट्स में भाग लेते हैं। मीन्स यहाँ पर एथलेटिक्स की एक और मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन दे दूं कि एथलीट किसको कहेंगे। देखिए एथलीट उसको कहा जाएगा जो कोई भी खेल खेलता है और उसके खेल के अंदर उसके इवेंट्स में रनिंग है, थ्रोइंग है, जंपिंग है, उसकी कोई भी बड़ी मसल्स का यूज हो रहा है या फिर जो छोटी मसल्स है जिसके अंदर हम कहते हैं कि ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है, तो ये दोनों ही स्किल्स आपकी यूज होती है, ठीक है, तो यहां पर हम उसको कहते हैं एथलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फील्ड स्पर्धाएं कितने प्रकार की होती है और उनके नाम बताइए। तो फील्ड स्पर्धाएं हैं मींस जो आपके फील्ड इवेंट्स होते हैं वो दो तरह के रहते हैं, एक है आपका जंपिंग इवेंट्स और दूसरा है आपका थ्रोइंग इवेंट्स। अगर हम इनके भी पार्ट्स की बात करें तो जो आपके जंपिंग इवेंट्स है ये भी आगे आपके 4 टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम थ्रोइंग इवेंट्स की बात करें तो ये भी आपके आगे 4 टाइप के हो जाएंगे। अब 4 टाइप के कौन कौन से हैं वो आप सभी को पता है। जंपिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा लॉन्ग जंप, हाई जंप, पोल वॉल्ट जंप और ट्रिपल जंप। और थ्रोइंग की अगर हम बात करें तो थ्रोइंग में आपका शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो और हैमर थ्रो आपके शामिल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि प्रामाणिक ट्रैक में कितनी लेन की चौड़ाई कितनी होती है। लेन की मैं आपको फिर बता चुका हूं कि लेन वो होती है जिसके अंदर खिलाड़ी दौड़ता है और लाइन वो होती है जो किसी भी पाथ को या फिर कोई भी जो ट्रैक है उसको मार्क करने का काम करती है। तो जो लेन है देखिए, लेन की जो चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 1.22 जितने भी आपके स्टैंडर्ड ट्रैक होते हैं, स्टैंडर्ड ट्रैक का मतलब है जिसपे खिलाड़ी दौड़ेगा और कोई भी बड़ा लेवल का जो कॉम्पिटिशन है वो फेस करता है, तो उसमें जितने भी आपकी लेन की मार्किंग की जाती है वो 1.22 की रहती है, ठीक है। लेकिन अगर आप मार्किंग कर रहे हैं अपना मार्किंग पाउडर से या फिर मार्किंग टेप से आप मार्क कर रहे हैं और आप अपना एक ट्रैक बना रहे हैं तो वहां पे आप 1.22 से लेके 1.25 तक उसमें ले सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड की बात करें तो 1.22 आपकी लेन की चौड़ाई रहती है। इस चीज को आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रैक में कौन सी लाइन सम्मिलित होती है तथा कौन सी सम्मिलित नहीं रहती। अब यहां पर देखिए ट्रैक की, देखिए वैसे तो ट्रैक के अंदर सभी लाइन आपकी शामिल रहेंगी, लाइन शामिल रहेगी, लेकिन इवेंट की अगर हम बात करें, अब सपोज कीजिए कि मैं 100 मीटर का इवेंट आपको करवा रहा हूं। अब ये 100 मीटर की लेन यहां पे ऐसे मार्क की गई है, ठीक है। अब यहां पे ये बात कर रहा है कि जो आपकी फिनिशिंग लाइन है ना, फिनिशिंग लाइन आपकी क्या बोल रहा है कि ये आपकी रेस के अंदर शामिल नहीं होती। फिनिश लाइन रेस के अंदर शामिल नहीं होती, बल्कि जो आपकी स्टार्टिंग लाइन है, स्टार्टिंग लाइन आपकी रेस का हिस्सा होती है। ये मीन्स कि आप जब भी स्टार्ट लेते हैं तो अगर आपने स्टार्टिंग लाइन को छू रखा है अपने हाथों से या फिर अपना किसी भी बॉडी पार्ट से तो आपको स्टार्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बता भी रखा है कि प्रारंभिक रेखा वो सम्मिलित होती है आपके इवेंट में और जो अंतिम रेखा है जैसे ही आपने उसको टच किया, ठीक है, आप उसको लंज से या फिर आप शोल्डर सर्ग से या फिर रन थ्रू आप जब भी उसको फिनिश करते हैं रेस को तो वहां पे आपकी रेस फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टैगर किसे कहते हैं तथा ये क्यों दिए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो यहां पर देखिए जो स्टैगर है, जो प्रारंभिक रेखा एथलीट को उनकी दूरी बराबर रखने के लिए दी जाती है उसे स्टैगर कहते हैं। अब आप इस चीज को ऐसे समझ लीजिए कि जो ट्रैक होता है, ट्रैक के ऊपर 8 लेन रहती है और जो पहली लेन होती है, पहली लेन में अगर खिलाड़ी दौड़ता है तो वो 400 मीटर दौड़ेगा। दूसरी लेन में अगर स्टार्टिंग लाइन से दौड़ता है, ठीक है, जो सबको अगर हम एक ही इक्वल स्टार्टिंग लाइन दे देंगे तो जो दूसरी लेन में जो खिलाड़ी दौड़ेगा तो उसको 7 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ेगा। क्या 7 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ेगा। जो थर्ड लेन का खिलाड़ी होगा उसको 14 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ेगा।
तो उनकी दूरी को बराबर करने के लिए कि भाई सभी को 400 मीटर दौड़ाना और अपने अपने लेन में दौड़ें, तो वो जो फासला आप तय करने के लिए जो मार्क देते हैं उसको स्टैगर कहा जाता है। मीन्स सबको इक्वल डिस्टेंस दौड़ाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्टैगर निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है कि सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट रहेगी और इसके अंदर है आपका W का मतलब होता है यहाँ पर विड्थ ऑफ लेन। अब विड्थ ऑफ लेन यहाँ पर कितनी लेंगे आप देखिए, क्वेश्चन को जब भी आप क्लैरिफाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1.22 आप इसको क्या लेंगे, विड्थ लेंगे। एन का मतलब है नंबर ऑफ लेन, ठीक है, और यहाँ पर इसमें से 1 माइनस कर देंगे। अब 1 माइनस आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो 1 माइनस आपने किया है ये क्या है। तो 1 माइनस इसलिए किया जाता है कि हम जो पहली लेन का स्टैगर है वो कभी भी नहीं निकालते, ठीक है। याद रखिएगा कि पहली जो लेन होती है उसका कभी भी स्टैगर नहीं होता, तो दूसरी लेन का स्टैगर होगा। इसमें से 10 सेंटीमीटर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 10 सेंटीमीटर इसमें से माइनस, फिर हम क्या करते हैं, तो 10 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पर माइनस क्या हो रहा है आपको देखिए, मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ कि ये लाइन है। अब देखिए जब मैंने इस लाइन को मार्क किया तो एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। अब इस लेन को मार्क करने के लिए जो ये पाथ है, इस पाथ को मार्क करने के लिए मुझे 2 लाइन की जरूरत पड़ी है। तो एक लाइन की चौड़ाई कितनी रहती है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई रहेगी, ठीक है। तो दोनों की कितनी हो गई है, ये 10 सेंटीमीटर हो गई है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर आप यहाँ पर ये माइनस कर रहे हैं और फिर आपका इसमें पीछे 2 पाई रहेगा फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि अगर यहाँ पर आप 200 मीटर का स्टैगर निकालते हैं, हाफ स्टैगर इसको कहा जाएगा, और कितना है अर्थात, चलिए इसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हाफ स्टैगर निकालने का सूत्र अर्थात 400 मीटर ट्रैक में 200 मीटर की दौड़ करवाने के लिए स्टैगर निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो स्टैगर निकालने का फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पर जो 2 पाई है यहाँ पर सिंगल पाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 को हाफ हटा दीजिए और पाई हो जाएगा, ठीक है। वेट W इंटू एन माइनस W इंटू n-1 और इंटू माइनस 10 सेंटीमीटर और 2 यहाँ पर सिर्फ इसमें पाई रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टैगर कौन सी दौड़ में प्रयोग किया जाता है। अब स्टैगर देखिए किस किस लेन में आपका दिया जाएगा, कौन कौन सी दौड़ों के अंदर दिया जाएगा। एक तो 200 मीटर में आपका दिया जाता है, 400 मीटर की रेस होगी इसमें भी स्टैगर दिया जाता है, और जो 800 मीटर की आपकी रेसेज होती है इसमें भी स्टैगर यूज़ किया जाता है। 4x100 मीटर रिले और 4x400 मीटर रिले, और इसके बाद में आपकी 400 मीटर और 200 मीटर हर्डल, इन सभी रेसेस के अंदर आपका जो स्टैगर है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दौड़ में स्टार्ट कितने प्रकार के प्रयोग होते हैं। तो दौड़ जो होती है वो आपकी 2 प्रकार के स्टार्ट आप इसमें ले सकते हैं। एक तो होता है आपका सिटिंग स्टार्ट और एक होता है आपका स्टैंडिंग स्टार्ट, ठीक है। मीन्स यहाँ पर आप इसको जो स्टैंडिंग स्टार्ट है उसको खड़ा स्टार्ट बोल सकते हैं, और जो आपका सिटिंग स्टार्ट है आप इसको क्राउच स्टार्ट भी बोल सकते हैं। अब क्राउच स्टार्ट को भी बुलेट स्टार्ट भी कहा जाता है, बंच स्टार्ट भी कहा जाता है। फिर इसके भी 3 टाइप है, अब वो कौन कौन से वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आप क्वेश्चन जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि क्राउच स्टार्ट कितने प्रकार का होता है। तो क्राउच स्टार्ट के अंदर आपके 3 प्रकार हो जाएंगे, एक है आपका बंच स्टार्ट, एक है आपका मीडियम स्टार्ट और एक है आपका एलोंगेटेड स्टार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि दौड़ का अंत कितने प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। तो दौड़ का जो आप अंत करने के लिए 3 प्रकार यूज कर सकते हैं। मीन्स जो आपकी फिनिश है रेस की वो आप कैसे कर सकते हैं। एक तो आप कर सकते हैं कि सीधे दौड़ जाएं और आगे निकल जाएं, ठीक है, जिसको आप रन थ्रू कहते हैं, ठीक है। रन फॉरवर्ड आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको रन थ्रू आप इसको कहिएगा। फिर है आपका आगे को झुकना कहते हैं हम इसको लंज फॉरवर्ड, ठीक है। लंज इसको कहा जाता है और लंज के अंदर ही आपका आता है टॉर्सो फिनिश। इसके बाद में आता है फिर शोल्डर सर्ग को आप कह सकते हैं कि एक कंधे को आगे की तरफ झुकाना, ठीक है। मीन्स आप शोल्डर फिनिश इसमें करते हैं, ठीक है। और एक आपका लंज फिनिश, ठीक है, और इसी को आप टॉर्सो फिनिश भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्राउच स्टार्ट किन किन दौड़ों में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्राउच स्टार्ट का मतलब है कि जिस दौड़ के अंदर आपको बैठ के स्टार्ट लेना होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका एक ट्रैक है, सपोज कीजिएगा ये एक ट्रैक है और इस ट्रैक के चारों ओर आपने क्या करना है, राउंड लेना है, ठीक है। मीन्स जो एक चक्कर आपका होता है वो 400 मीटर का रहेगा। मीन्स आपकी जो रेस है वो एक लैप में फिनिश हो जाती है, वहाँ तक आपका जो स्टार्ट है बैठकर लिया जाता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा। अब एक लैप मीन्स 400 मीटर का है। मीन्स यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि 100 मीटर, 200 मीटर,
400 मीटर और इसके साथ में आपका 4x100 मीटर, 4x400 मीटर और आपका 100 मीटर हर्डल वीमेन और 110 हर्डल मैन और इसके साथ में 400 मीटर हर्डल। इनके अंदर आप क्या करते हैं, बैठ कर स्टार्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि पुरुषों के लिए बाधा दौड़ कितने प्रकार की होती हैं। तो जो मेंस होते हैं, मेंस इवेंट के अंदर आपकी दो तरह की बाधाएं हैं, ठीक है। हर्डल रेसेस रहेंगी, एक तो है आपकी 110 मीटर हर्डल रेसेस और दूसरी आपकी 400 मीटर हर्डल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि महिलाओं के लिए बाधा दौड़ कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर 100 मीटर और 400 मीटर की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाधा दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं। तो जो हर्डल रेस है वो चाहे आपकी 110 मीटर हर्डल आप दौड़ रहे हैं या फिर 100 मीटर हर्डल वीमेन के लिए है या फिर 400 मीटर है, ठीक है। तो इनके अंदर जो भी आपकी हर्डल रहेंगी वो टोटल 10 रखी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बाधा में केवल कितना वजन होता है। तो जो आपकी 100 मीटर है 100 मीटर है, 400 मीटर है, 110 हर्डल है, इनके अंदर जो आपकी हर्डल होती है, एक हर्डल का जो वेट है वो आपका 10 किलोग्राम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा, क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या बाधा का वजन 10 किलो से ज़्यादा हो सकता है। तो नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसका रीज़न ये है कि अगर खिलाड़ी उससे टकरा जाता है या फिर गिर जाता है तो चोट लग सकती है। इसीलिए हर्डल है वो ऐसी स्मूथ जो उसका ब्लेड होता है जिसको आप ओवर द हर्डल करते हैं, ठीक है। ओवर द हर्डल आप जब करते हैं तो वो ब्लेड है उसका स्मूथ सरफेस होना चाहिए, ब्लेड का जो एज है वो आपका हार्ड नहीं होना चाहिए जिसको प्लेयर को चोट लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिले दौड़ कितने प्रकार की होती है। तो रिले दौड़ है ये आपकी 3 प्रकार की मैं कहूँगा। एक तो है आपकी 4x100 मीटर और दूसरा है फिर आपकी 4x400 मीटर, ठीक है। ये दोनों ही आपकी कैटेगरी के अंदर मेंस और वीमेंस कैटेगरी में अलग अलग करवाई जाती है। अब इसके अंदर एक और ऐड हो गई है जिसको हम कहते हैं मिडले रेसेस। मिडले रेसेस का मतलब ये है कि वहाँ पर जो आपकी टीम बनेगी रिले रेस की, उसके अंदर 2 खिलाड़ी मेन और 2 खिलाड़ी वीमेन शामिल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिले की टीम में कितने एथलीट होते हैं। रिले की टीम में 4 एथलीट होते हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या यहाँ पर कोई सब्सटीट्यूशन रहेगा, क्योंकि टीम के अंदर जितनी भी आपने टीम देखी होंगी वो चाहे कबड्डी है या फिर खो खो है, फुटबॉल है, हैंडबॉल है, रग्बी है, बास्केटबॉल है, सभी टीमों के अंदर एक सब्सटीट्यूट प्लेयर रहता है, ठीक है। मीन्स वहाँ पर कुछ जो सब्सटीट्यूशन है वो दिए जाते हैं। तो क्या यहाँ पर भी सब्सटीट्यूट प्लेयर होता है? जी हाँ, यहाँ पर भी एक खिलाड़ी है वो सब्सटीट्यूशन के तौर पर नाम उसका भेजा जाता है। अगर खिलाड़ी वो इंजर्ड हो जाए, मीन्स जो आपके 4 खिलाड़ी जो मेन खेलने वाले, अगर इनमें से कोई भी इंजर्ड होता है तो उस कंडीशंस में या फिर जो सर्कमस्टांसेस रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम टीम की बात करें तो 4 खिलाड़ी आपके शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया एक्सचेंज जोन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जहाँ खिलाड़ी, आप देखिए बात करते हैं हम 4x100 मीटर और इसके साथ में 4x400 मीटर। अब यहाँ पे क्या होता है, आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि जो एनिशियन टाइम था उसमें जो राजा महाराजा होते हैं, इसके पीछे की एक स्टोरी, आप इसको सिंपल सा ये समझिए कि राजा महाराजा का जो भी संदेश होता था वो ऐसा नहीं है कि राजा खुद लेके जाएगा या फिर राजा का जो एक संदेश वाहक है वो अपना मैसेज लेगा और वो चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं था। तो राजा का जो स्टेट होता था उस राजा के स्टेट में अलग अलग सामंत होते थे और उन सामंतों को कुछ राजा के लिए सेना और कुछ घोड़े रखने के लिए उसको पैसे दिए जाते थे सामंत को, और कुछ आप ये कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू वगैरह है वो गांव से इकट्ठा करता था। अब राजा का संदेश जैसे ही राजमहल से चलता था तो वहाँ से जो सिपाही उस घोड़े पर सवार होकर वो मैसेज लेकर चलता था, तो वो बैटन जो आज के टाइम पर हम खेलों के अंदर बैटन यूज़ करते हैं वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो क्या है, वो राजा का मैसेज, ठीक है। आप उसको ऐसे समझ लीजिएगा, जो बैटन है उस बैटन के अंदर एक मैसेज छिपा होता है। वो क्या करेगा, वो उस सामंत के पास लेके चला जाएगा और सामंत के पास में जो वहां पर उस राजा का सिपाही होगा और घोड़ा होगा, वो सामंत वहां पर वो मैसेज है वो दूसरे राजा, जो दूसरा आपका सिपाही है, दूसरा सोल्जर, वो वहां से लेके चला जाएगा। फिर तीसरा, वो जो पूरे स्टेट के अंदर ऐसे मैसेज को दिया जाता था। तो अब उसी का कन्वर्टेड रूप हो गया है आपका 4x100 मीटर और 4x400 मीटर रिले, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जो बैटन है वो दी जाती है और जहां पर एक खिलाड़ी की रेस का जो टाइम होता है या फिर ये कह सकते हैं जो रेस की डिस्टेंस है
वो फिनिश होती है तो वहाँ पर दूसरा खिलाड़ी उससे बैटन लेता है और रेस को फिनिश करने का काम करता है। तो यहाँ पर जो बैटन चेंज किया जाता है जिस जोन के अंदर, उसको कहा जाता है एक्सचेंज जोन। ठीक है, अब मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियरली मैंने समझाने की कोशिश कर दी है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी लंबाई है 20 मीटर होती है, जो बैटन एक्सचेंज जोन है 20 मीटर, पहले 20 मीटर का होता था लेकिन अब एक्चुअल में ये हो गया है 30 मीटर का। इसके अंदर जो 10 मीटर का आपको दिया जाता था एक्सेलरेशन जोन। ठीक है, एक्सेलरेशन जोन के अंदर क्या होता था कि जो खिलाड़ी पहले से खड़ा वो दौड़ना शुरू कर देता था, तो वहां पर जो एक्सेलरेशन जोन है वो भी अब एक्सचेंज जोन के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो टोटल आपका ये एरिया हो जाएगा अब 20 की जगह कितना, 30 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बैटन का भार कितना होता है और उसकी लंबाई कितनी है। तो बैटन का भार है ये आपका 50 ग्राम हो सकता है। ठीक है, 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और इसके साथ में जो इसकी लंबाई होगी ये 28 से 30 सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लॉन्ग जंप की लैंडिंग पिट की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो लॉन्ग जंप आपका इवेंट करते हैं, जो जंपिंग इवेंट्स के अंदर शामिल है, तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो 9 मीटर से आपकी 9 मीटर हो सकती है। ठीक है, 9 मीटर आपकी लैंडिंग पिट की लंबाई, और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो ये 2.75 मीटर से लेकर आपकी 3 मीटर तक हो सकते हैं। मीन्स 2.25 मीटर से लेकर 3 मीटर की जो चौड़ाई है वो आपकी लैंडिंग पिट की रहेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो लैंडिंग पिट से लेकर जो टेक ऑफ बोर्ड है उसके बीच की दूरी कितनी है। तो ये 1 से 3 मीटर आप रख सकते हैं। अब इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर आप 9 मीटर का यहाँ पर लैंडिंग पिट बना रहे हैं तो जो आपका टेक ऑफ बोर्ड होगा उसके बीच की जो दूरी रहेगी यहाँ पर कितनी रहेगी, ये 1 मीटर हो जाएगी। अगर आप 3 मीटर की दूरी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो लैंडिंग आपका पिट बनाएंगे उस लैंडिंग पिट की जो चौड़ाई जो लंबाई हो जाएगी वो 7 मीटर हो जाएगी। टोटल आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो आपका एंड है, ठीक है, जहाँ पे एंड है आपकी लैंडिंग पिट का यहाँ से लेकर और जो आपका टेक ऑफ बोर्ड है इसके बीच की जो दूरी टोटल रहेगी ये 10 मीटर रहेगी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि त्रिकूद मीन्स ट्रिपल जंप में लैंडिंग क्षेत्र से टेक ऑफ बोर्ड के बीच की दूरी है वो कितनी रहेगी। तो पुरुषों के लिए हो जाएगी आपकी 13 मीटर और महिलाओं के लिए कितनी है, 11 मीटर की हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लंबी कूद तथा त्रिकूद में दौड़ पथ तथा टेक ऑफ बोर्ड की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सभी के लिए। और अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ में और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो फिजिकल एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो दौड़ का पाथ होगा मीन्स जो आपका अप्रोच रन एरिया है ये हो जाएगा आपका 40 मीटर से लेकर 45 मीटर आप इसकी लंबाई रख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ में जो इसकी चौड़ाई रहेगी ये 1.22 मीटर रहेगी और जो टेक ऑफ बोर्ड की लंबाई रहेगी ये 1.22 मीटर रहेगी। इसके साथ में जो टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई है वो आपकी 20 सेंटीमीटर रहेगी। यहाँ पर लिखा हुआ 20 से 22, इसमें +-1 हो सकता है। ठीक है, लेकिन 20 सेंटीमीटर की चौड़ाई रहेगी। और अगर उसकी डेप्थ की बात करें, गहराई की अगर हम बात करें जो टेक ऑफ बोर्ड होगा तो उसकी गहराई है वो 10 सेंटीमीटर रहेगी। कितनी, 10 सेंटीमीटर आपकी गहराई इसकी हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके आगे एक होता है आपका 10 सेंटीमीटर चौड़ाई का आपका प्लास्टिसिन इंडिकेटर और वो 7 mm। ठीक है, कितना, 7 mm थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हो रहता है। ठीक है, वो ऊपर उठा हुआ इसलिए रहता है कि ताकि जब भी उसके ऊपर पाँव आएगा तो वो इंडिकेटर है वो शो हो जाएगा और पता चल जाएगा कि इसने टेक ऑफ बोर्ड से ज़्यादा बाहर पाँव निकाला है या नहीं निकाला, तो उसको फाउल दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ऊंची कूद का लैंडिंग क्षेत्र क्या रहता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 5x4। ठीक है, 5x4 को आप क्रॉस कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ कि 5x3। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में है और अगर आप इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ पर 6x4 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ऊंची कूद में क्रॉस बार की लंबाई तथा वजन कितना होता है। तो क्रॉस बार की जो लंबाई होती है, ठीक है, जो आपने एक रोड देखी होगी, बार देखी होगी जिसके ऊपर से आप क्या करते हैं उसको क्रॉस करते हैं, तो उसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ये 3.98 मीटर से लेकर 4.02 मीटर तक होगी। ठीक है, और जो वेट होगा इसका ये हो जाएगा 2 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऊंची कूद में दौड़ पथ की लंबाई कितनी होती है। तो दौड़ पथ की लंबाई टोटल यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि 15 से 18। तो 15 से 18 को आप एक करेक्ट कर लीजिएगा, ये टोटल आपका 60 मीटर हो जाएगा। 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर का आपका ये रहेगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पोल वाल्ट के अंदर जो पोल वाल्ट में आपका लैंडिंग एरिया होता है वो कितना रहेगा, तो ये है आपका 6 × 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ऊंची कूद और पोल वाल्ट में एक ऊंचाई पर कितने ट्रायल दिए जाते हैं। ट्रायल आप इसको कह सकते हैं, आप इसको अटेम्प्ट कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपको कितने चांस दिए जाएंगे, कितने अवसर दिए जाते हैं। मीन्स एक हाइट, आप एक हाइट डिसाइड करते हैं कि मुझे इस हाइट पे क्रॉस करना है, तो इस हाइट पर आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। 3 अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना होता है, फिर आपकी नेक्स्ट हाइट है वो बढ़ा दी जाएगी। अगर आप उसको भी क्लियर करते हैं तो फिर आपको 3 चांस और दे दिए जाएंगे। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आपने एक बार पहले ही अटेम्प्ट में अगर हाइट क्लियर कर दी तो क्या आपको दूसरे जो अगला नेक्स्ट सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट लेना जरूरी है, तो वो बिल्कुल भी लेना जरूरी नहीं है भाई। आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं कि आप इन 3 अटेम्प्ट में इस हाइट को क्लियर कर दें। एक बार ही आपने अगर क्लियर कर दिया तो फिर आपकी जो नेक्स्ट हाइट है आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि लंबी कूद तथा त्रिकूद में टाई होने पर फैसला कैसे होगा। तो एथलीट द्वारा पहले लिए गए ट्रायल को ध्यान में रखकर परिणाम निकालते हैं। तो भाई ये थोड़ा सा मैं आप सभी को समझाने के लिए एक अलग से लाइव लेकर आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं बिल्कुल बारीकी से आपको बोर्ड पर समझाऊंगा कि आपको कैसे टाई ब्रेक करनी होती है। काफ़ी पेचीदा और कई बार इसके अंदर ये देखा गया है कि जब भी हम ऑफिशिएटिंग के एग्जाम्स देते हैं या फिर कई बार भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फेस करते हैं तो यहाँ पर इस तरह की जो टाई ब्रेक करने के लिए आपको दे दी जाती है और उसमें हम फंस जाते हैं। तो इसको कैसे तोड़ा जाता है वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। बस आप इसमें इतना ही ध्यान रखिए कि जो एथलीट के जो आपका जो पहले वाला ट्रायल है उसको ध्यान में रखा जाएगा कि उसमें आपने कितनी हाइट को क्लियर किया था और कितने आपने फाउल्स किए थे, उन बातों को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया कि शॉर्टपुट के घेरे का व्यास कितना होता है, मीन्स डायमीटर कितना रहेगा। तो डायमीटर है यहाँ पर आपका 2.135 मीटर। ठीक है, और अगर आप इसको हाफ कर देंगे, ठीक है, हाफ इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो डिवाइड करने के बाद में आप इसके पास में रेडियस भी इसका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, मीन्स त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि शॉर्टपुट को फेंकने वाले सेक्टर का कोण कितना होता है। तो ये होएगा आपका 34.92 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा 34.92 डिग्री। अच्छा, कहीं पर आपने कोई पुरानी बुक देखी होगी या फिर कोई रूल बुक आपने देख रखी होगी, ठीक है, कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा 40 डिग्री। भाई 40 डिग्री नहीं है, वो पहले होता था किसी टाइम के अंदर। कहीं आप पुरानी बुक्स अगर उठा के देख रहे हैं या फिर हो सकता है मे भी किसी बुक में मिस प्रिंट हो गया हो, तो ये आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, ये 34.92 डिग्री एंगल है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये ऐसा क्यों किया गया। भाई ये ऐसा इसलिए किया गया है कि आप अगर एक मार्क करते हैं, ठीक है, आप जब एक सेक्टर मार्क करेंगे तो उस सेक्टर को इजी मार्क कर सके। सिंपल सा आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि सेक्टर का जब आप एंगल बनाएंगे तो इजी वे में आप इसको मार्क कर सके, इसी सुविधा से ये दिया गया। अब कैसे दिया गया, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो आपका सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से, ठीक है, आप सेंटर पॉइंट से क्या कीजिएगा 20 मीटर ऐसे आप अपना फीता खोल लीजिए। ठीक है, 20 मीटर फीता खोलने के बाद में आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर एक चाप लगा दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो पॉइंट रखा है इस पॉइंट से आप क्या कीजिएगा, आप 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर यहाँ पर खोल दीजिए। 12 मीटर खोल के एक यहाँ पर आप चाप लगा दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से आप फीता खोल लीजिए और ऐसे चाप लगा दीजिए। जहाँ पर पॉइंट आएगा आप इस पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, तो मिलाने के बाद में जो आपका एंगल बनेगा ये आपका 34.92 डिग्री का होगा। मीन्स यहाँ पर जो आपने 20 मीटर की डिस्टेंस ली है तो ये वाली जो डिस्टेंस रहेगी, ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये आप इसको ईजी वे में आप मार्क कर सके, इसीलिए ये बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और हाँ, शॉर्टपुट से रिलेटेड भाई मैं पहले वीडियो लेकर आ चुका हूं, मैंने उसमें बता रखा है, आप उसको एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि शॉर्टपुट में लगाए जाने वाले स्टॉप बोर्ड की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई बताओ। तो भाई जो लंबाई है वो 1.22 रहेगी। ठीक है, चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई यहाँ पर बता रखी है कि 11.2 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई बता रखी है 10 सेंटीमीटर। अब आप इसको कैसे मार्क करेंगे, चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा बनाने में टाइम लगेगा लेकिन मैं बना दूंगा। अब देखिए ये स्टॉप बोर्ड है, अब ये आपका यहाँ पर हो गया सर्कल, ये ऐसे सर्कल यहाँ पर हो गया। अब देखिए ये जो वाला एरिया है ये वाला एरिया कम है, तो यहाँ से जो चौड़ाई होगी ना, सेंटर से अगर हम इसकी बात करें तो सेंटर से इसकी चौड़ाई रहेगी, ये कितनी रहेगी 11.2।
ठीक है। आप इसको क्या बोल सकते हैं, 112 mm भी आप इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। दशमलव हटा दीजिएगा तो 112 mm बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसकी चौड़ाई ज़्यादा रहेगी, यहाँ से चौड़ाई ज़्यादा है तो ये कितना हो गया, ये 30 सेंटीमीटर रहेगा। और 30 सेंटीमीटर को आप अगर mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये 300 mm हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है इसकी लेंथ की, तो लेंथ इसकी रहेगी आपकी 1.22 मीटर, ठीक है। आई होप कि आप इसको अपने माइंड में आप क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए जो गोले का भार है, जो शॉटपुट है, उसका वेट कितना रहेगा। तो ये है आपका पुरुषों के लिए जो भार है, ये आपका हो जाएगा 7.260 kg। आप इसमें प्लस 5 कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में है आपका महिलाओं के लिए, तो ये 4 किलोग्राम का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, सर्कल के बाहर लगी लाइन का मतलब क्या होता है। थ्रो करने के बाद बाहर जाने के लिए आपको उनके पीछे से जाना होता है। अब आप सोचेंगे कि कौन सी लाइन है, ये क्या माजरा है, तो इसको भी मैं समझा देता हूँ। अब देखिए ये आपका एक शॉर्ट का सर्कल है, ठीक है, जिसमें से आप यहाँ पर थ्रो करने के लिए आपको इस एंगल में यहाँ पर थ्रो करना है, ठीक है। इस एरिया के अंदर आप थ्रो करेंगे। अब यहाँ पर आपने एक लाइन देखी होगी, ऐसे 2 लाइनें लगी होती है। अब जब भी खिलाड़ी थ्रो करेगा, ये खिलाड़ी है, क्या किया इसने थ्रो किया, शॉट इसका यहाँ पर गिरा। गिरने के बाद में ये क्या करेगा, खिलाड़ी जो ये 2 मार्क दिए गए हैं, इन 2 मार्क के पीछे से, इस एरिया से पीछे निकल के आएगा। अगर खिलाड़ी यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से निकल जाता है, या फिर इस लाइन को टच करके निकल जाता है, तो ये फाउल माना जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और इसको इसीलिए माना जाता है कि खिलाड़ी का बैलेंस बना है या नहीं बना है। और याद रखिएगा, जब तक आपका शॉट है लैंड ना हो जाए, आप सर्कल को मत छोड़िएगा। अगर आप लैंड होने से पहले, जब आपका शॉट है ज़मीन को ना छू ले, उससे पहले अगर आप निकल जाते हैं बाहर, तो वो फाउल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है ये कि डिस्कस के थ्रोइंग सर्कल का व्यास कितना रहता है। तो इसका डायमीटर कितना रहेगा, ये हो जाएगा आपका 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिस्कस का सेक्टर एंगल क्या रहेगा। तो डिस्कस का सेक्टर एंगल है, देखिए आप इसको ऐसे माइंड में रख लीजिएगा, चाहे डिस्कस का हो, चाहे शॉट का हो, चाहे हैमर का हो, इनका सभी का जो सेक्टर होगा एंगल, ठीक है, जिसका आप ये कह सकते हैं कि जो थ्रोइंग सेक्टर है, जिसके अंदर आप इवेंट को आप इंप्लीमेंट करके छोड़ते हैं, ठीक है। तो जो जहाँ पे आपका जो शॉट है वो लैंड होगा, या फिर आपकी डिस्कस है लैंड होगी, या फिर आपका हैमर थ्रो है वो लैंड होगा, वो जो एरिया है, वो जो एंगल बनेगा, वो 34.92 डिग्री का ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, पुरुषों तथा महिलाओं के लिए डिस्कस का वजन कितना रहता है। तो मेंस के लिए हो जाएगा 2 kg, और यहाँ पर वीमेंस के लिए 1 kg की डिस्कस आपकी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, क्या डिस्कस या शॉट या फिर हैमर साइड लाइन पर गिरे तो क्या होगा, थ्रो मान्य होगा या फिर नहीं। तो भाई सीधा ध्यान में रखिए, अगर आपका जो थ्रो है, याद रखिएगा भाई, थ्रो अगर आपका लाइन पर गिरता है, ऑन द लाइन, अगर लाइन पर गिरता है, तो वो आपका मान्य नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा वो आप देख लीजिए। अब देखिए ये मान लीजिए कि यहाँ पर एक सर्कल है, और इस सर्कल से ये आपकी 2 यहाँ पर जो एंगल है ये बना रही है डिग्री, ठीक है, और आपका शॉट है वो यहाँ पर ऐसे गिर गया, ठीक है, या फिर जो आपका हैमर है वो ऐसे आपका इसको टच कर लिया, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे काउंट कर सकते हैं कि आपकी डिस्कस है वो यहाँ से लेके निकल के छू गई। तो भाई जहाँ पर भी लाइन पे आपका अगर जो शॉट है, डिस्कस है, या फिर हैमर है वो छू रहा है, तो ये आपका फाउल माना जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, जेवलिन के दौड़ पथ की लंबाई व चौड़ाई कितनी होगी। मींस जेवलिन के लिए जो आप अप्रोच रन लेंगे तो वो क्या रहेगा। तो ये आपका 30 मीटर से लेकर आपका 36.5 मीटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पर एक और बताया गया है कि यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है वो 4 मीटर रहेगी, ठीक है, याद रखिएगा 4 मीटर। और याद रखिएगा एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, बड़े कमाल की चीज़ है, अब जो इस क्वेश्चन के अंदर आ गई है, जेवलिन थ्रो एरिया की आर्क लाइन की मोटाई कितनी रहती है। तो जो आर्क लाइन की मोटाई है ये 7 सेंटीमीटर रहेगी, बाकी सभी लाइनें आपकी 5 सेंटीमीटर की रहेगी। भाई एथलेटिक्स का आप ट्रैक मार्क कर रहे हैं, और ट्रैक और फील्ड इवेंट के अंदर कोई भी अगर सबसे ज़्यादा मोटाई की अगर हम बात करें, कोई भी लाइन लगती है, तो यहीं पर एक जो आर्क लाइन होती है ये 7 सेंटीमीटर चौड़ाई की रहेगी। बाकी जितनी भी आपकी लाइंस की मार्किंग की जाती है वो 5 सेंटीमीटर चौड़ाई की रहेगी। ये खास बात इसकी आप याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा भाई, जितना भी आपका अप्रोच रन एरिया है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं ट्रिपल जंप के अंदर आप जंप ले रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे आप अप्रोच रन एरिया यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप लॉन्ग जंप के टाइम पर आप अपना अप्रोच रन एरिया यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ में
आप ट्रैक पर दौड़ रहे हैं तो जो लेन है वहाँ पर जो चौड़ाई रहेगी, जो आपका अप्रोच रन एरिया है उसकी जो चौड़ाई रहती है वो है आपकी 1.22 मीटर, लेकिन यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो 4 मीटर रहती है। आप इसको भी ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि जेवलिन का वजन है और लंबाई वो आप जरूर बताएं। तो यहाँ पर भाई मेंस के लिए जो लंबाई है ये आपकी 2.60 मीटर से लेकर 2.70 मीटर तक लंबाई होती है, मीन्स 260 सेंटीमीटर से लेकर 270 सेंटीमीटर तक की लेंथ, और जो वज़न है ये आपका 800 ग्राम रहता है। महिलाओं के लिए अगर हम वीमेंस कैटेगरी में बात करें तो 220 सेंटीमीटर से लेकर 230 सेंटीमीटर है वो लेंथ रहती है, और वज़न है 600 ग्राम हो जाएगा। अगर आप इसको मीटर में बोलते हैं तो 2.20 मीटर से लेकर आपका 2.30 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जेवलिन में थ्रो मान्य कब मानी जाती है और इसका सेक्टर कोण क्या रहता है। तो यहाँ पर देखिए भाई बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा कि जो आपका जेवलिन है वो कब मान्य होगा। देखिए आपका जेवलिन है उसकी जो हेड है, ठीक है, जो हेड है वो आपकी ग्राउंड पर पहले टच हो तो आपका मान्य होता है। और याद रखिएगा कई खिलाड़ी पूछते हैं, कई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं साथ ही वो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या जेवलिन के अंदर अगर वो जो भाला है या जेवलिन है अगर वो गड़ता नहीं है, मीन्स वो वहाँ पर अपना ग्रिप नहीं बना पाता, मीन्स आपने थ्रो कर दिया और वो ज़मीन के अंदर गड़ता नहीं है, अगर गड़ नहीं पाता तो क्या वो मान्य होगा। अगर वो गिर जाए तो भाई बात सीधी सी ये है कि आपका जो हेड है जेवलिन का वो टकराना चाहिए, ज़मीन से पहले लैंड होना चाहिए, ठीक है, वो आपका मान्य हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो खड़ा भी है या नहीं है। तो जेवलिन की नोक ज़मीन पर लगती है तो आपका मान्य होगा, और इसका जो कोण रहेगा ये 29 डिग्री का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जेवलिन के कितने भाग होते हैं। तो जेवलिन के मेन है वो 3 पार्ट रहते हैं। एक तो होता है मेटल हेड, ठीक है, जो आपने देखा होगा बिल्कुल आगे वाला जो एक तीखा नोक रहता है, एक है सॉफ्ट हेड और एक है आपकी कोर्ड ग्रिप। कोर्ड ग्रिप होती है जहाँ पर आप जिससे जेवलिन को पकड़ते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब कैसे समझ सकते हैं उसके लिए मैं आपको बना ही देता हूँ। चलिए भाई ये जेवलिन है, ये हमने जेवलिन बना दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने ऐसे एक ग्रिप लगी हुई देखी होगी, तो ये है आपकी ग्रिप, कोर्ड ग्रिप, ठीक है। सॉफ्ट हेड ये वाला हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया मेटल हेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि जेवलिन फेंकते समय अगर हवा में टूट जाए तो क्या होगा। एथलीट को दोबारा चांस मिलेगा और पहले वाला जो आपने थ्रो किया था वो काउंट नहीं किया जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों। अब सपोज कीजिए कि जेवलिन हवा में टूट गया, उसका जो एक हिस्सा है वो बिल्कुल आपके पास में गिरा और एक हिस्सा चला गया है, इमेजिन कीजिए कि 150 मीटर की डिस्टेंस से क्लियर कर गया, तो अब आप बोलेंगे कि मैं तो एक चांस भी लूँगा और मैं वो पहले वाला भी मानूंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका इक्विपमेंट डैमेज हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन आप थ्रो कर रहे हैं और आपका जो इक्विपमेंट है डैमेज होता है तो उसका एडवांटेज खिलाड़ी को ये दिया जाएगा कि उसका जो अटैम्प्ट था वो नहीं माना जाएगा और उसको नया अटैम्प्ट दिया जाएगा, ठीक है, नया उसको चांस दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ये कि हैमर के घेरे का व्यास कितना रहता है। तो हैमर का और शॉट का भाई जो व्यास है वो याद रखिएगा 2.135, दोनों का सेम रहेगा, हैमर का और शॉर्ट पुट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हैमर के मुख्य भाग कौन से होते हैं। तो हैमर के अंदर 3 भाग रहते हैं, एक तो है मेटल हेड, फिर एक है आपकी वायर और एक है ग्रिप। अब चलिए इसको भी मैं बनाकर बता देता हूँ। अब ये है आपका मेटल हेड, ठीक है, और इसके बाद में है ये है आपकी एक वायर, ठीक है, और इसके बाद में है ये है आपकी ग्रिप, ठीक है। चलिए जिससे आप होल्ड करते हैं। अब बात आती है कि जो यहाँ पर वेट है हैमर का कितना रहेगा मेंस और वीमेंस के लिए। तो हैमर का जो वेट है पुरुषों के लिए देखिए जो शॉट का वेट रहता है वही सेम है, वही आपका रहेगा हैमर का, और महिलाओं के लिए भी जो शॉट और हैमर है दोनों का वेट है सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हैमर की लंबाई कितनी होती है। तो हैमर की लंबाई अब कौन सी भाई, देखिए याद रखिएगा जो आपका हैमर है, ठीक है, उसका हेड, उसकी वायर और प्लस में उसकी जो ग्रिप होती है उन सभी की लेंथ की ये बात कर रहा है कि ये कितनी रहेगी, ठीक है, टोटल ये वाली बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो लेंथ है ये रहेगी आपकी पुरुषों के लिए है, ये आपकी हो जाएगी 1.17 मीटर से लेकर 1.21 मीटर तक, और महिलाओं के लिए अगर हम बात करें वीमेंस कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 1.16 से लेकर आपकी 1.19 मीटर तक की लेंथ रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हैमर थ्रो का सेक्टर एंगल क्या रहेगा। तो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है कि 34.92 डिग्री एंगल है हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो और आपका शॉर्ट पुट के लिए रहेगा।
रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया एक प्रतियोगी घेरे से बाहर कब जाएगा। भाई आपने हैमर थ्रो कर दिया है, ठीक है, हैमर आपने थ्रो कर दिया और आप कब घेरे से बाहर निकल सकते हैं। मीन्स जो ये सर्कल है इस सर्कल से आप बाहर कब आएंगे, ठीक है। तो बाहर आएंगे तो पीछे की तरफ से आएंगे, ठीक है, ये पीछे वाला हिस्सा है, इससे आप निकल कर आएंगे बाहर। और याद रखिएगा जब आपका जो चाहे जेवलिन हो या फिर आपका हैमर है, ठीक है, या फिर आपका शॉट है, डिस्कस है, जब ये ज़मीन को छू ले, मीन्स जो आपका लैंडिंग एरिया है उस लैंडिंग एरिया के अंदर लैंड हो जाए, तब आप घेरे से बाहर आएंगे। अगर आप उससे पहले आते हैं तो ये माना जाता है, ठीक है, ये साइंटिफिकली माना जाता है कि आपका बॉडी बैलेंस नहीं बना, ठीक है, थ्रो करते वक्त, और आप बाहर निकल आए तो ये फाउल माना जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जब आपका लैंड हो जाए तभी आप बाहर निकलिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेकाथलॉन से आप क्या समझते हैं। तो डेकाथलॉन यहाँ पर लिखा हुआ कि यह केवल पुरुषों के लिए होता है, इसमें 10 स्पर्धाएं होती हैं जो 2 दिन चलती हैं। तो भाई एक चीज़ आप ये माइंड में और कंसेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए कि जो डेकाथलॉन है वो अब महिलाओं के लिए भी होने लगा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा इवेंट्स का चेंज किया गया है। डेकाथलॉन के जो 10 इवेंट है वो अब महिलाओं के लिए भी, वीमेंस के लिए भी होते हैं, लेकिन जो वीमेंस के जो इवेंट है उनमें चेंजेस है, ठीक है, डेकाथलॉन, लेकिन अब वीमेंस के लिए भी होने लगा। आप इसको ऐसे पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेप्टाथलॉन से आप क्या समझते हैं। तो हेप्टाथलॉन है ये केवल महिलाओं के लिए है, ठीक है, इसमें 7 स्पर्धाएं होती हैं और जो 2 दिन चलती हैं। और हेप्टाथलॉन और डेकाथलॉन की मैंने शॉर्ट ट्रिक में भाई बिल्कुल आपको एक बार आप उस वीडियो विजिट ज़रूर करना, चैनल पे आप एक बार चले जाइए और उसमें आप टाइप कर लीजिएगा डेकाथलॉन एंड हेप्टाथलॉन शॉर्ट ट्रिक, तो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग है और 1 मिनट में अगर आज आपने याद कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप उसको पूरे लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। और यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है। तो मैराथन दौड़ की जो लंबाई है अगर हम किलोमीटर में बात करें तो 42.195 किलोमीटर हो जाएगा, और अगर आप इसको माइल्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 26 माइल्स 385 यार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्रॉस कंट्री दौड़ की लंबाई कितनी होती है। तो भाई यहाँ पे पहले 12.5 किलोमीटर था, तो अब आप इसको बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि 12.5 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये क्या है, मैं वर्ल्ड एथलेटिक्स में बात कर रहा हूँ, रूल्स की, जो एथलेटिक्स के रूल्स को कंट्रोल करती है, जो एथलेटिक्स के इवेंट्स के लिए जो नए रूल बनाती है या फिर उनमें कोई भी मॉडिफाई करती है, तो वो है आपकी वर्ल्ड एथलेटिक्स, जिसको हम पहले IAAF कहते थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपकी क्रॉस कंट्री है वो 10 किलोमीटर की होने लगी है, ठीक है, आप इसको याद रख लीजिएगा, 10 किलोमीटर, ठीक है, मेंस और वीमेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टीपल चेज की लंबाई, बाधा तथा वाटर जंप कितने होते हैं। तो जो स्टीपल चेज का इवेंट है, अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टीपल चेज है उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी रहती है। तो भाई याद रखिएगा 3000 मीटर का इवेंट रहता है, जिसके अंदर आपके 28 हर्डल आ जाएंगी और 7 वाटर जंप आपके शामिल होंगे। अब इसमें एक चीज़ और याद कर लीजिएगा कि जो आपकी हर्डल है उस हर्डल का वेट है यह आपका 80 to 100 kg रहता है, ठीक है, हर्डल का वेट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मार्किंग रेडियस और रनिंग रेडियस में क्या अंतर होता है। भाई कई बार हम ट्रैक की मार्किंग करते हैं या फिर बच्चों को करवाते हैं तो बच्चे पकड़ ही नहीं पाते इस बात को, या फिर हमें भी समझ में नहीं आता कि भाई ये चीज़ क्या है, क्या माजरा है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मार्किंग रेडियस, मार्किंग का मतलब है जहाँ पे मार्क कर रहा है, मीन्स आप ट्रैक को मार्क कर रहे हैं। और रनिंग रेडियस, रनिंग से आप समझ जाइए कि जो दौड़ी जाती है या फिर आप जब दौड़ते हैं तो दौड़ वाला जो एरिया है वो रनिंग रेडियस, और जो आपका मार्किंग के लिए जिस पे आप चूना डालते हैं, जो मार्क करते हैं, तो वो कहलाते हैं मार्किंग रेडियस। अब इसको आप पढ़ लीजिए, मार्किंग रेडियस कर्व के ऊपर मार्क किया जाता है जब कोई धावक प्रथम लेन में दौड़ता है तो लगभग मार्किंग रेडियस से 30 सेंटीमीटर छोड़कर बाहर की तरफ दौड़ता है, यही रनिंग रेडियस होता है। इसीलिए रनिंग रेडियस में से 30 सेंटीमीटर कम करके जो रेडियस लगाई जाती है उसको मार्किंग रेडियस कहा जाता है। अब आप इसको बिल्कुल थोड़ा सा और इजी वे में समझ लीजिए। अब भाई ये सपोज कीजिए कि ट्रैक मैंने मार्क कर दिया, ठीक है, यार जो राउंड दिया है। अब देखिए जो मैं दौड़ूंगा ना, तो मैं बिल्कुल इस लाइन के ऊपर नहीं दौड़ूंगा, जो ये मार्क किया गया इस मार्क के ऊपर नहीं दौड़ूंगा, मैं बिल्कुल इस मार्क के ऊपर नहीं दौड़ूंगा। मैं क्या करूँगा, इस मार्क से बाहर की तरफ दौड़ूंगा, है ना, मैं बाहर की तरफ दौड़ता हूँ। तो जो मैं बाहर की तरफ दौड़ रहा हूँ उस
की जो डिस्टेंस होगी वो टोटल होगी आपकी 400 मीटर की। तो इसीलिए इसको आप क्या करेंगे, इसमें से 30 माइनस कर देंगे कि यहाँ पे मैं दौड़ रहा हूँ तो इससे 30 माइनस आप कर लीजिए, तो जो अंदर की तरफ वाला होगा ये आपका मार्किंग रेडियस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और समझ में आपको आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया क्या स्ट्रेट की लंबाई कम या अधिक हो सकती है? तो बिल्कुल भाई कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ पर बात आती है कि कैसे हो सकती है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए भाई। मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड एथलेटिक्स की रूल बुक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रूल बुक्स के अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेना कि ये ऐसी चीज़ क्यों है, तो आप बोलिएगा कि भाई मुझे भी नहीं पता, रूल बुक में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि कुछ एक आपके स्टूडेंट्स है, कुछ एक आपके साथी है, वो ऐसे मिलते हैं कि वो आर्ग्यू करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ 84.39। अब याद रखिएगा 84.39 जो स्टैंडर्ड ट्रैक होते हैं, जो इंटरनेशनल आपकी जहां पर इवेंट करवाए जाते हैं, जो उसमें स्ट्रेट होती है उसकी 84.39 मीटर की आपकी लेंथ जो स्ट्रेट है वो रहेगी। लेकिन यहां पर बात करें कि क्या स्ट्रेट कम या ज़्यादा हो सकती है, तो बिल्कुल आप 75 मीटर से लेके 85 मीटर तक की आप अपनी कर्व है स्ट्रेट है वो ले सकते हैं। 70 मीटर की भी आप इवन ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ये याद रखिएगा जितनी आपकी स्ट्रेट आपकी कम हो जाएगी, स्ट्रेट की जो लेंथ है अगर कम होगी, तो उतना ही आपका जो रेडियस जो आप लगा रहे हैं, उस रेडियस जो आपका आ रहा है, ठीक है, जो रनिंग रेडियस है वो ज़्यादा आएगा। और उससे क्या होगा कि जो वो कर्व बनेगी, उस कर्व पे खिलाड़ी को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी दौड़ने पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है, जो साइंटिफिकली आप ये कह सकते हैं कि जब आप एक ओवल शेप आप किसी भी सरफेस पे दौड़ते हैं, ओवल शेप जो बना हुआ है, तो उस पर दौड़ते वक्त आपकी पूरी बॉडी की जो स्ट्रेंथ लगनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपका जो 84.39 का जो ट्रैक बना होता है, ठीक है, जो स्ट्रेट लेकर बनाया जाता है, उस पर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस आती है। इन चीज़ों को बड़े ध्यान से रखा जाता है और इसीलिए जो आपके ट्रैक मार्क किए जाते हैं वो बहुत ही बारीकी से मार्क किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उसको समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लेन क्या होती है? तो लेन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ट्रैक में एथलीट के दौड़ने के लिए बने रास्ते को लेन कहते हैं। इसकी चौड़ाई 1.22 मीटर होती है। आप इसको याद रखिएगा 1.22, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना कहीं गाँव के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर कोई टूर्नामेंट करवा रहे हैं, लोकल टूर्नामेंट करवा रहे हैं, वहाँ पर आप ट्रैक मार्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप 1.22 से लेकर 1.25 की जो आपकी जो विड्थ है आप लेन की रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया सर्वोत्तम धावक को कौन सी लेन प्रदान की जाती है? तो सर्वोत्तम धावक जो अच्छा धावक होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी चौथी लेन। लेकिन मैं इसको एक क्लैरिफाई कर दूं, ठीक है, 3rd नंबर, 4th नंबर, 5th नंबर और 6th नंबर, ठीक है, ये लेन है जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि बेस्ट जो जिसकी सबसे कम टाइमिंग होती है, ठीक है, जो सबसे कम टाइम के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, तो उनको आप 3rd और 4th लेन अलॉट करते हैं। उसके बाद में होती है आपकी 5th एंड 6th, और उसके बाद में होती है फिर आपकी 7th और 8th, ठीक है। और जो जिसकी सबसे कम टाइमिंग आती है, ठीक है, मीन्स ज़्यादा जो टाइम लेता है, उनकी रहती है आपकी 1st और 2nd लेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया सामान्यतः ट्रैक कितने प्रकार के होते हैं? तो ट्रैक है जनरल आपके 2 तरह के रहेंगे, एक है आपका 200 मीटर और एक रहेगा आपका 400 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड ट्रैक से आप क्या समझते हैं? स्टैंडर्ड ट्रैक का मतलब है जिस ट्रैक की जो डिस्टेंस है टोटल वो रहेगी आपकी 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है स्प्रिंट स्टार्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो स्प्रिंट स्टार्ट है ये 3 प्रकार के रहेंगे, एक है आपका बंच स्टार्ट, एक है मीडियम और एक है एलोंगेटेड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया आपका क्वेश्चन नंबर है 68। क्वेश्चन में पूछा गया कि लेन की कम से कम व अधिक से अधिक चौड़ाई कितनी होती है? तो भाई कम से कम आप याद रखिएगा 1.22 और अधिक से अधिक आप 1.25 ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए कितनी लेन अनिवार्य होती है? तो भाई राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपका 8 लेन का ट्रैक है तो चल जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो आपकी 9 से 10 अगर हो जाए तो अभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेन क्या होती है? तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जिसके ऊपर आप खिलाड़ी जिसके अंदर दौड़ता है, तो जो रास्ता बना हो उसको आप पाथ को कह सकते हैं लेन, और इसकी जो चौड़ाई है 1.22 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि 400 मीटर रेस
के लिए जो स्टैंडर्ड ट्रैक में कौन से स्टैगर होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा भाई, यहाँ पर स्टैगर की बात करा तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट लेन का जो स्टैगर है वो 0 रहेगा, सेकंड लेन का जो स्टैगर है वो 7.04, थर्ड लेन का हो जाएगा आपका 14.71 मीटर, और जो फोर्थ लेन है इसका हो जाएगा आपका 22.38 मीटर, फिफ्थ लेन का जो स्टैगर है 30.05 मीटर, और सिक्स लेन का हो जाएगा आपका 37.72 मीटर, और इसके बाद में जो सेवन्थ लेन का जो स्टैगर है ये हो जाएगा आपका 45.39, और जो एट लेन है इसका रहेगा आपका 53.06 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 200 मीटर दौड़ के लिए जो स्टैंडर्ड ट्रैक में स्टैगर कौन से होते हैं, मीन्स जो स्टैगर है वो कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं। तो फर्स्ट लेन का ऑलरेडी कि कोई नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद में है यहाँ पर आपका सेकंड लेन, तो सेकंड लेन का रहता है आपका 3.52 मीटर, और इसके बाद में जो थर्ड लेन है इसका हो जाएगा 7.35 मीटर, और इसके बाद में जो फोर्थ लेन है इसका हो जाएगा आपका 11.19 मीटर, और फिफ्थ लेन का हो जाएगा 15.02 मीटर, और सिक्स्थ लेन का स्टैगर रहेगा 18.86 मीटर, और इसके बाद में है सेवन्थ लेन का रहेगा 22.69 मीटर, और इसके बाद में है एट्थ लेन का स्टैगर है 26.52 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया एक्सचेंज जोन क्या होता है। एक्सचेंज जोन के बारे में भी हम ऑलरेडी मेरे ख्याल में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक यह मात्र ऐसा एरिया रहता है जिसके अंदर रिले रेसेस के अंदर जो खिलाड़ी रनर होता है वो क्या करते हैं, आपस में रिले की जो बैटन होती है उसको बदलते हैं। ठीक है, इसकी जो दूरी बता रखी है यहाँ पर 20 मीटर बता रखी है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आप इसको काट दीजिएगा, ठीक है। आप इसको क्या कीजिए, अब इसको आप कर लीजिएगा 30 मीटर, ठीक है। अर्थात रिले मार्क के 10 मीटर आगे और 10 मीटर पीछे यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। तो आप इसको अभी आप क्या कर लीजिएगा, आप इसको बताइएगा 15-15, ठीक है। और इसी क्षेत्र को आप एक्सचेंज जोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया हर्डल की भिन्न भिन्न ऊंचाई होती है, तो यहाँ पर हर्डल की जो ऊंचाई है वो क्या रहेगी। अब आपके लिए जो यहाँ पर बता रखी है ना 100 मीटर की जो आपकी हर्डल की ऊंचाई रहेगी वो कितनी रहेगी वीमेंस के लिए। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ यहाँ पर आपका 0.840 मीटर, लेकिन आप रूल बुक उठाइएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, जो पब्लिशर होते हैं, हो सकता है मैं कोई सपोज कीजिए कि मैंने कोई बुक लिखी, हो सकता है मैं भी उसमें बहुत सारी गलतियाँ हों, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर रूल बुक है, रूल बुक्स जो बनी होती है भाई वो स्टैंडर्ड होती है, उनके अंदर कोई भी हेर फेर नहीं होता, ठीक है। अगर उनके अंदर कोई भी हेर फेर या फिर कोई भी मिस्टेक होती है तो जो आपकी रूल बुक या फिर ये कह सकते हैं जो नियमावली बनाती है वो तुरंत एक नोटिफिकेशन निकाल देती है और उसमें चेंज आपका हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना ये आपका 8.40 मीटर बता रखा है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, आप इसको कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको इरेज करके अभी दोबारा से लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा अब आपका 0.838 मीटर, ठीक है। मीन्स यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 83.8 सेंटीमीटर की यहाँ पर टोटल जो हाइट है वो रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट है इसमें जो हाइट बता रखी है उसकी तरफ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हर्डल रहेगी आपकी 110 हर्डल है पुरुषों के लिए, इसमें जो आपकी हाइट रहेगी ये हो जाएगी आपकी 1.067 मीटर, और हर्डल जो वीमेंस के लिए रहेगी 400 मीटर, उसमें जो हाइट रहेगी जो वीमेन के लिए वो है 0.762 मीटर, और 400 मीटर हर्डल पुरुषों के लिए है, ये हो जाएगी आपकी 0.914 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्या 10,000 मीटर की दौड़ते हुए रनर को तौलिया या पानी दिया जा सकता है। तो भाई ये काफ़ी आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है आपके इंटरव्यू के अंदर भी, वाइवा वॉइस के अंदर भी, या फिर जो NSNIS पटियाला की अभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टेक्निकली क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 10,000 मीटर है, 5,000 मीटर है, तो भाई इनमें कोई भी रिफ्रेशमेंट स्टेशन है या फिर कोई भी पानी या फिर कोई तौलिया है वो रनर को नहीं दिया जा सकता, ठीक है। अगर कोई इस तरह की आप सहायता देने का काम करते हैं तो वो ये एक तरह से कह सकते हैं कि आप रूल के अगेंस्ट जाके उसको एडवांटेज देने की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी आपका वैलिड नहीं है। और हाँ, 5,000 मीटर है, आपका 10,000 मीटर है, या फिर 3,000 मीटर है, 1,600 मीटर है, आपने देखा भी होगा गाँवों में, कस्बों में, या फिर ब्लॉक लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम बहुत बार करते हैं। हम जो खिलाड़ी होता है ना उस खिलाड़ी को आप क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और उसके साथ साथ में दौड़ने लगते हैं, भाग
भाग भाग। भाई आप बाहर से कितना ही चीयर कीजिए, ठीक है, आप ट्रैक के अंदर अगर आप ऐसी हरकतें करते हैं तो इट मीन्स कि आप प्लेयर को एडवांटेज दे रहे हैं। तो इस तरह का जो माना जाता है वो फाउल माना जाएगा और खिलाड़ी को बड़े लेवल पे अगर हम बात करें तो बाहर कर दिया जाता है। तो अभी से अपने बच्चों को एक चीज़ तो आप अपने दिमाग में डाल दीजिए कि आप नंगे पाँव नहीं दौड़ सकते। एक चीज़ और मैं क्लियर आपको कर देता हूँ भाई, क्या खिलाड़ी नंगे पाँव दौड़ सकता है? तो बिल्कुल खिलाड़ी नंगे पाँव दौड़ सकता है, लेकिन 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 मैंने 2 बार 3 बार लेकिन बोल दिया है। क्या कहता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स के लेवल पे अगर हम बात करें तो नंगे पाँव खिलाड़ी दौड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो इंडिया की अगर हम बात करें तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये कंपलसरी किया हुआ है कि कोई भी खिलाड़ी नंगे पाँव नहीं दौड़ेगा, वो चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट है या फिर आपका स्टेट लेवल का है या फिर आपका नेशनल लेवल का है। वो इसीलिए यहाँ पर कर रखा है कि खिलाड़ी बहुत गलत तरीके से दौड़ते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे या फिर ये कह सकते हैं कि जो बिगनर्स होते हैं, बच्चों को दौड़ना सिखा देते हैं हम नंगे पाँव और बच्चों के पाँव खराब हो जाते हैं, बच्चों को चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है। तो उसी को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसने कह रखा है, साफ साफ उसकी गाइडलाइंस है उसमें लिखा हुआ है, इफ़ द प्लेयर्स आर रनिंग विद बेयर फुट इट्स नॉट अलाउड। बेयर फुट का मतलब है नंगे पाँव आपको अलाउड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि हीट्स में कोई रिकॉर्ड बनाया जाता है तो क्या इसे स्वीकार किया जाएगा? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, यहाँ पर वो स्वीकार होगा और वो आपका काउंट किया जाएगा। यस, अगर आप कोई भी रिकॉर्ड बनाते हैं तो वो आपका काउंट किया जाता है, उसको स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या धावकों रनर की पोजीशन समाप्ति रेखा फिनिश लाइन को पार करने के अनुसार निर्धारित की जाती है? बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि फिनिश लाइन के ऊपर वर्टिकल इमेजिनरी प्लेन के ऊपर टोर्सो के पहुँचने के अनुसार यहाँ पर पोजीशन को निर्धारित किया जाता है। देखिए, मैं टोर्सो के बारे में भी कई बार आपको बता चुका हूँ। चलिए मैं इसको दोबारा से आपको बता देता हूँ कि टोर्सो होता क्या है मेनली। देखिए, यहाँ पर ये एक बॉडी है, ये इसके हाथ हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, आपने जो इसके हाथ है ये निकाल देने हैं, हाथ आप निकाल दीजिए और ये गर्दन वाला हिस्सा ये निकाल दीजिए। तो ये जो बीच वाला हिस्सा बचा है इसको हम टोर्सो बोलते हैं, ठीक है। मीन्स जो आपकी थोरैकिक कैविटी है, ठीक है, इसको आप टोर्सो कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या धावकों रन की पोजीशन समाप्ति रेखा, अच्छा चलिए ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर है 78, क्या अंपायर किसी धावक के द्वारा किए गए नियमों के उल्लंघन पर उसे डिस्क्वालीफाई कर सकता है? अब यहाँ पर देखिए, जो बिगनर होगा ना, बिगनर का मतलब है कि जो स्पोर्ट्स की फील्ड में नया होगा तो वो बोलेगा अरे क्या ट्रैक पर भी अंपायर होते हैं? बिल्कुल भाई, ट्रैक पर अंपायर होते हैं और वो जब आप दौड़ते हैं तो वो आपके फाउल्स को देखते हैं। अगर आप सपोज कीजिए कि आप रेस वॉक कर रहे हैं, ठीक है, आपका वहाँ पर चेक किया जाता है, प्लस में आप कोई भी इवेंट्स दौड़ रहे हैं तो उस पर आपके ट्रैक अंपायर होते हैं और वो बिल्कुल बारीकी से आपकी हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि क्या अंपायर किसी धावक के द्वारा किए गए नियमों के उल्लंघन पर उसे डिस्क्वालीफाई कर सकता है? तो यहाँ पर अंपायर नहीं कर सकता, ठीक है। अंपायर क्या करेगा? अंपायर उसे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता, बल्कि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए वह मुख्य अंपायर या रेफरी को रिपोर्ट करता है, ठीक है। मींस जहां पर भी खिलाड़ी ने फाउल किया है उस जगह को वो क्या करेगा, अंपायर है वो मार्क कर लेगा, ठीक, उसको नोट कर लेगा और जो मेन आपका रेफरी रहता है, इवेंट जो रेफरी होता है, उसको बताता है कि इसने यहाँ पर फाउल किया है और जो लास्ट जो डिसीजन रहेगा वो आपके रेफरी पर डिपेंड करेगा कि वो आपको इन करते हैं या फिर आपको गेम से या इवेंट से आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, यदि किसी धावक का कर्व के ऊपर दौड़ते हुए दुर्घटनावश 1 या 2 स्टेप अंदर की तरफ आ जाते हैं तो क्या उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? तो नहीं, यहाँ पर देखिए इस कंडीशंस में मैं कहूँगा कि ट्रैक अंपायर प्लस में जो आपके रेफरी होते हैं और जो आपकी वीडियो आपकी रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, फ़ोटो फिनिश वगैरह आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको बहुत बड़े ध्यान से देखा जाता है और रेफरी है बहुत बारीकी से डिसीजन लेता है और जहाँ तक हो सके खिलाड़ी को मैक्सिमम एडवांटेज दिया जाता है रूल्स के अंदर। जी हाँ, रूल्स को फॉलो करते हुए जितना हो सके खिलाड़ी को एडवांटेज दिया जाता है। अब खिलाड़ी को एडवांटेज इसीलिए दिया जाता है कि खेल है और जो खिलाड़ी है वो मानवता के लिए है, इस सृष्टि को, इस संसार को, इस वर्ल्ड को एक यूनाइट बनाने के लिए और जितना हो सके हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपके गेम्स करवाए जाते हैं। तो रूल्स को ध्यान में रखते हुए एडवांटेज दिया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर खिलाड़ी का
ठीक है। कोई सपोज कीजिए कि कोई आपका दूसरा प्लेयर है, आपको पुश कर देता है और आप 1 या 2 स्टेप अंदर ले लेते हैं और आप वापस से उसी जगह से आप वापस से ट्रैक पर आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। बाकी रेफरी पे डिपेंड करेगा कि रेफरी क्या डिसीजन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, क्या ट्रैक की स्ट्रेट्स की लंबाई के अधिक या कम होने पर स्टैगर की दूरी प्रभावित होती है? तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी। भाई याद रखिएगा, ट्रैक की जो स्ट्रेट है ना, आप उसकी लंबाई या आप ये कह सकते हैं जो लेंथ है उसको कम या ज़्यादा कर देते हैं तो स्टैगर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आपका रनिंग रेडियस है, सॉरी जो मार्किंग रेडियस है, मार्किंग रेडियस चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो रेडियस आप ले रहे हैं वो आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, क्या कोई धावक क्राउच स्टार्ट में अपनी उंगलियां स्टार्ट लाइन पर रख सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। भाई स्टार्ट लाइन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो स्टार्ट लाइन है वो आपकी रेस के अंदर जो आप 100 मीटर दौड़ते हैं उस 100 मीटर में शामिल रहती है। ठीक है, तो आप अगर उसको छूते हैं तो वो आपका डिस्क्वालिफिकेशन माना जाता है, आपको जो आपका स्टार्टर है वो स्टार्ट नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया, क्या गन के फायर हो जाने के बाद स्टार्टर धावकों को वापस बुला सकता है? तो यहाँ पर बिल्कुल बुला सकता है, हाँ बुला सकता है। यदि वह फाउल स्टार्ट हो तो धावकों को वापस बुलाया जाता है और असिस्टेंट आपके स्टार्टर होते हैं। ठीक है, असिस्टेंट स्टार्टर वापस से, और जो रिकॉलर होता है उसके अंदर एक रिकॉलर होता है, रिकॉल करता है। ठीक है, तो वापस से इसको आप बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, टोर्सो से आप क्या समझते हैं? तो टोर्सो के बारे में मैं अभी बता चुका हूं, तो चलिए एक बार इसको और देख लेते हैं। तो टोर्सो शरीर का वह भाग होता है जिसमें अपर लिम्स व लोअर लिम्स शामिल नहीं होते। अपर लिम्स और लोअर लिम्स का मतलब है आपकी जो गर्दन है, ठीक है, आपकी खोपड़ी है, प्लस में आपके जो हाथ हैं और आपकी जो टांगे हैं वो इसमें शामिल नहीं होती। ठीक है, अपर लिम्स और लोअर लिम्ब इसमें शामिल नहीं होते, अर्थात गर्दन से नीचे तथा टांगों से ऊपर का भाग टोर्सो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये, चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, क्या कोई धावक रेसर बिना फिनिश टेप को तोड़े विजयी हो सकता है? तो हाँ, फिनिश टेप केवल इसलिए लगाई जाती है कि जज सही से निर्णय कर सकें। विजयी वही धावक होते हैं जिनका टोर्सो पहले उस वर्टिकल इमेजिनरी फिनिश लाइन को पार करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आई है तो भी आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 100 मीटर की दौड़ में धावक फिनिश लाइन पर आकर गिर जाता है और उसका टोर्सो लाइन को पार करता है, लेकिन उसके पैर फिनिश लाइन से पीछे रह जाते हैं, तो क्या निर्णय दिया जाएगा? नियम के अनुसार उसका टोर्सो फिनिश लाइन को पार करना चाहिए, इसीलिए उसकी रेस समाप्ति जो उसकी रेस है वो समाप्त समझी जाएगी। यदि उसका टोर्सो सबसे पहले पार करता है तो उसे प्रथम घोषित कर दिया जाएगा। और ऐसे जो इवेंट्स है उसकी मैं इमेज भी आपको जो कम्युनिटी की हमारी जो हमारा यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी उसमें मैं पोस्ट कर दूंगा, आप उसको फिनिश को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये थे आज के क्वेश्चंस। 85 क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप मुझे डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं और भी मोटिवेट हो जाऊं और आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लेकर आऊं। और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और भी नोटिफिकेशन है वो वीडियोज़ के दे पाऊँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।